वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किस तरह से करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको नाम के सामने लाल अक्षरों में सब्सक्राइब दिखाई देगा, तो वो जो सब्सक्राइब लिखा है उसको आपको टिक करना है। इसके बाद इस तरह से सब्सक्राइब्ड करके लिख कर आ जाएगा। फिर उसके बाजू में जो बेल है वो आइकॉन को आपको प्रेस करना है। आइकॉन को प्रेस करते ही आपको इस तरह का मैसेज आएगा कि यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन। इसका मतलब है जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो डाउन एरो आपको दिख रहा है उसको आप क्लिक कीजिए और लिंक जो है उस पर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं। वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक्स इन थर्मोडायनामिक्स। Now let us discuss properties of system. Friends, as you know, properties may be or may not be depend upon quantity of matter. जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, 10 ml वाटर लो या 100 ml वाटर लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर. So this kind of property is known as intensive property. Other intensive property which do not depend upon quantity of matter are melting point, density, etc. Whereas extensive properties are those which depend upon quantity of matter. जैसे आप 1 ग्राम अगर सब्सटेंस लेते हैं या 2 ग्राम अगर सब्सटेंस लेते हैं तो मास जो है वो चेंज होगा, यानी मास जो है वो मैं क्वांटिटी के साथ चेंज होता है, इस वजह से वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से अदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, अगर सिस्टम थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहेंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर सिस्टम के हर पार्ट में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी अगर केमिकल कंपोजिशन इन ईच पार्ट ऑफ सिस्टम ये अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर कोई मैकेनिकल वर्क अगर सिस्टम पर नहीं हो रहा है, यानी प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है तो फिर ये केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना ज़रूरी है। अदरवाइज सिस्टम जो है उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो दोस्तों, अभी डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेने वाले हैं, यानी वाटर जो है उसको वेपराइज करना, ये हमारा वर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे। अब अगर ये वाटर आपने लिया, ओके, सपोज दैट प्रेशर इज़ P1। उसके बाद वो जो वाटर है उसका कुछ तो भी टेम्परेचर रहेगा, सपोज दैट टेम्परेचर इज़ T1। उसी तरह से उसका कुछ तो भी वॉल्यूम रहेगा, जैसे अगर आपने 10 ml वाटर अगर लिया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो है सपोज इट इज़ V1। अब आप क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं। वाटर को बॉईल करने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, साथ ही में वाटर वेपराइज होगा, यानी जो आपने 10 ml वाटर लिया हो सकता है बाद में वो 9 ml रह जाए। बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टेट वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी पहले वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, अभी वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। यानी ऐसा बोलेंगे कि सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गई है। और ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, इसको हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। सो व्हेनेवर सिस्टम गोज थ्रू नंबर ऑफ स्टेट्स, इट इज़ नोन एज ए प्रोसेस।
यानी टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो ऐसा बोलेंगे हम कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो गई है। दोस्तों एक बात बता दूं कि कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो dt जो है वो रहेगा जीरो। ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर सिस्टम में हीट आ नहीं रही है या जा भी नहीं रही है तो उसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी हीट जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर dq इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर प्रोसेस के वक्त यानी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी उसका डेरिवेटिव यानी dv इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसी तरह से प्रोसेस होते वक्त अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी उसका डेरिवेटिव dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या होता है? देखिए सिस्टम जो है एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है, दूसरे स्टेट में से तीसरे स्टेट में जा रही है और तीसरे स्टेट में से समझो वापस पहले स्टेट में आ रही है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या? व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस आर इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, बहुत अगर कम डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इन शॉर्ट अगर सिस्टम रिस्टोर अगर हो सकती है तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या? अगर सिस्टम जो है वो रिस्टोर नहीं होती है उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि सब के सब नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी एनर्जी जो है उसको कोई तैयार भी नहीं कर सकता है या वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट, विच इज नथिंग बट अनदर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या फिर इसको ऐसा भी बोलेंगे कि व्हेनेवर ए क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, अनदर क्वांटिटी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी disappears. So these are the various statements of first law of thermodynamics. अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, हमारा यहाँ पर एक वर्क है कि हमको वाटर जो है वो वेपराइज करना है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ हीट जो है वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उसके बाद फिर वर्क होगा यानी वाटर का वेपराइजेशन होगा। ठीक है। तो इसके लिए समझो आपने हीट जो सप्लाई की वो क्यू सप्लाई की और जो टेम्परेचर जो चेंज हुआ फ्रॉम T1 टू T2 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई उसको बोलेंगे हम डेल्टा ई। और फिर क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वर्क हो रहा है यानी वाटर जो है वो वेपराइज हो रहा है। यानी जो आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन दो चीज़ों के लिए हो रहा है। पहला टू चेंज इंटरनल एनर्जी और दूसरा टू डू वर्क। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ का वो है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। यानी सिस्टम की जो हीट कंटेंट रहेगी टोटल कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। आपको पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वर्क यानी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इस वजह से Q इज इक्वल टू E प्लस PV हो गया। अब E प्लस PV क्या है? इट इज़ नथिंग बट टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, तो इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी।
इस वजह से लिखते हैं H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब समझिए एक स्टेट है, इसमें एंथैल्पी है H1, इंटरनल एनर्जी है E1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। वो दूसरे स्टेट में गई जहाँ पर एंथैल्पी है H2, एनर्जी है E2, प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। तो हम कैसे लिखेंगे फिर? पहले स्टेट के लिए H1 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1 और दूसरे स्टेट के लिए H2 इज इक्वल टू E2 प्लस P2 V2। अब अगर आपको डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी अगर निकालना है तो कितना आएगा? सो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। पुट कीजिए वैल्यूज, ये आएगा E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 प्लस P1 V1। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू पी वी। लेकिन जैसे मैंने आपको डिफिनेशन में बताया प्रेशर कांस्टेंट है, इस वजह से इसको लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।